क्लास 9 हिस्ट्री। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 की हिस्ट्री शुरू करेंगे। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड NCERT, ये पार्ट 1 है, मतलब 9th क्लास के लिए है। कंटेंट्स में हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसके बाद सेक्शन 2 है लाइवलीहुड्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, उसमें फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, और 5th में पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 1 शुरू करते हैं। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव अ हिस्ट्री। तो ये जो आइडियाज़ है लिबर्टी के, फ्रीडम के और इक्वालिटी के, इनकी एक हिस्ट्री है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की। तो पहले फ्रांस में मोनार्की थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसको एंड कर दिया गया। द आइडियाज़ दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वालिटी, द नोशंस ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम व सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ द रेवोल्यूशन। तो सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब जो आइडियाज़ थे वो कोर में थे, सेंटर में थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स ब्रीफ में लिखे हुए हैं, वर्ड्स, और NCERT में आप इसको अच्छे से लाइन में, पैराग्राफ में कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो आप NCERT रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। तो 14 जुलाई 1789 फ्रांस के राजा, उनका नाम था लुइस 16। तो उन्होंने कमांड किया था, ट्रूप्स को कहा था सिटी, मतलब पेरिस की बात है, पेरिस में जाने के लिए। तो पीपल है, तो वहाँ पर जो लोग थे वो लोग भी इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो इकट्ठा हो गए तो वो क्या किए कि वो भी एक धीरे धीरे हथियार की तलाश करने लगे। हथियार के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज इंस्टीट्यूशंस में जाने लगे। तो वहाँ पर एक फोर्ट्रेस था, फोर्ट्रेस मतलब हम किला कह सकते हैं, बेस्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग गए, फोर्ट्रेस प्रिजन था, ये किला था। तो वहाँ पर वो लोग गए और वहाँ पर उन्होंने ढूंढा, हथियार वगैरह का ढूंढा। तो वहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे और ये जो लोग आए थे, सेवरल हंड्रेड्स थे, कई सौ लोग थे। तो उनके बीच में हाथापाई हुई, आर्म्ड फाइट हुई, ठीक है। आर्म फाइट मतलब हथियारों से दोनों जगह हथियार चले, फायरिंग्स हुई, तो वहाँ पर फाइट हुई। और लास्ट में क्या हो कि जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने वो जो फोर्ट्रेस, वो किला था, उसको मतलब तोड़ दिया, डेमोलिश कर दिया। तो यहाँ पर जो फोर्ट्रेस था वो बेस्टील था। तो आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, कैसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कुछ वर्ड्स को। तो बेस्टील जो प्रिजन था उसको तोड़ दिया गया, और वहाँ के जो कुछ कैदी थे, लगभग 7 थे, NCERT में लिखा हुआ है, तो उन कैदी को वहाँ से रिहा कर दिया गया। तो फोर्ट्रेस को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। तो ये 1789 की बात है। तो ऐसे क्या हालात हुए जिसके कारण ये दिन आया, तो उसको हमें देखना है। अब आप इंग्लिश पे भी ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स के मैंने यहाँ पर मीनिंग्स लिख दिए, और भी वर्ड्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो हॉट, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ समथिंग ऑफन सीक्रेटली। तो ये सब वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी एक बार आप देख लीजिएगा। फोर्ट्रेस मतलब किला होता है, डेमोलिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। सुवेनियर है ना, इसको हम लोग सुवेनियर पढ़ते हैं। तो सुवेनियर मतलब होता है समथिंग केप्ट टू रिमाइंड ऑफ अ स्पेशल इवेंट, मतलब स्मृति चिन्ह या कोई यादगार चिन्ह, किसी जो इवेंट की हमें याद दिलाती है। अब फॉलोइंग डेज, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट और रायट्स बढ़ने लगे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड इनके कारण, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये सब हाई प्राइस ऑफ ब्रेड क्यों हुए धीरे धीरे, और फ्रांस में क्या क्या बातें हुई, मतलब क्या क्या बात थी जिसके कारण ये सब हुआ। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो सेंचुरी मतलब 100 साल होते हैं, जैसे 21st सेंचुरी तो वो होगा 2000 से 2100। तो 21st सेंचुरी, यहाँ से हम लोग नाम बोलते हैं 21st सेंचुरी। उसी तरह 18th सेंचुरी मतलब होगा 1700 से 1800। तो लेट 18th सेंचुरी मतलब 1750-60 के बाद का समय हम लोग कह सकते हैं। तो 1774 में लुइस 16 वो राजा बने, लेकिन तब जो फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, ठीक है, धन संपत्ति थी, वो लगभग ख़त्म हो गई थी, है ना। क्यों हो गई थी? क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, उसके पहले फ्रांस में बहुत सारे वार्स, है ना, तो वार्स में पार्टिसिपेट करता था फ्रांस, तो उसके कारण इट ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, ठीक है। अगला है द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब इसके बावजूद मेंटेनेंस तो करनी है, कोर्ट को करना है, आर्मी को करना है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को, इन सब के लिए पैसा, संपत्ति चाहिए, ठीक है। लेकिन वार्स के कारण क्या हुआ था, संपत्ति बहुत कम हो गई थी। और उसके बाद भी जो वॉर्स हुए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाया फ्रांस ने ब्रिटिश से, तो उसके कारण भी जो बाद में भी वार्स हुए, उसके कारण पैसे और कम होने लगे धीरे धीरे। फिर इसके कारण क्या, जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी, उसको
टैक्सेस बढ़ाने पड़े। और जो लेंडर्स थे, जो स्टेट को क्रेडिट देते थे, तो वो भी इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है, लोन देने पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसके कारण फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स है, जैसे कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज होता है, 18th सेंचुरी ये हो गया, ड्रॉट मतलब सूखा होता है। तो जो गवर्नमेंट थे, मतलब वहाँ पर जो स्टेट था, उसको अब इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था लोन लेने पर। तो उसको अपने बजट का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा, ठीक है, वो लोन पे मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में बजट का काफ़ी हिस्सा उनको निकालना पड़ रहा था, देना पड़ रहा था। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया था, तो इसके कारण उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया था। अब हम लोग सोसाइटी देखते हैं। तो 18th सेंचुरी की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो थी सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, मतलब 3 स्टेट में बांटा गया था सोसाइटी को। पहले थे क्लर्जी, है ना, जो चर्च के ऑफिशियल्स वगैरह थे या वहाँ काम करते थे या वहाँ से संबंध रखते थे। फिर थी नोबिलिटी, और उसके बाद था थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कुछ लोग अमीर थे, बाकी सारे पुअर थे। तो इसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, ये लोग भी थे। पर ज़्यादातर 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो गरीब था, और सारे गरीब वो थर्ड एस्टेट में थे। तो उसमें पेजेंट थे, आर्टिजन्स थे, स्मॉल पेजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे और सर्वेंट्स थे। तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। तो जितने भी टैक्स पे करने पड़ते थे वो थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे। तो थर्ड स्टेट में कुछ रिच भी थे, वो तो कर देते थे, लेकिन जो मेजॉरिटी पुअर थे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी टैक्स पेमेंट में। और जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के, वो टैक्स पे उन्हें नहीं करना पड़ता था। तो जो सोसाइटी ऑफ ये एस्टेट था, इसे फ्यूडल सिस्टम भी कहते थे, और मिडल एजेस मतलब पहले के समय में ऐसा सिस्टम होता था। ऑल रेजिम आज भी जब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है फ्रांस के पहले जो सोसाइटी थी, इंस्टीट्यूशन से 1789 के पहले, उसको रेफ़र किया जाता है। तो ये हमने एक बार देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं, जो 90% थे पॉपुलेशन के, 90% वो क्या थे, पेजेंट्स थे। बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। तो बहुत ही कम उस लैंड पे खेती करते थे, कल्टिवेशन करते थे, जो उनका अपना है। बाकी सब जो नोबिलिटीज़ होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनके खेत पे, उनके घरों पे ही काम करते थे, उनका अपना खेत नहीं था, वो लैंडलेस लेबर्स थे। 60% ऑफ द लैंड जो था वो नोबल्स ओन करते थे, नोबिलिटी के मेंबर्स, चर्च के ऑफिशियल्स ओन करते थे, और रिच मेंबर ओन करते थे थर्ड स्टेट के, क्योंकि थर्ड स्टेट में कुछ रिच लोग थे और बाकी सब पुअर थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी उनको सर्टेन प्रिविलेजेस, तो जो क्लर्जी और नोबिलिटी के मेंबर्स थे उनको सर्टेन प्रिविलेजेस मिली थी बर्थ से ही, और उसमें से एक प्रिविलेज थी कि उन्हें टैक्सेस पे नहीं करना है, टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना है। अब जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे, है ना, जो सर्वेंट्स थे, वो हाउसेस और फील्ड्स में काम करते थे, क्लर्जी मेंबर्स के या नोबिलिटी मेंबर्स के या थर्ड स्टेट के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके हाउसेस में, फील्ड्स में वो लोग काम करते थे। वो आर्मी में भी सर्व करते थे, पार्टिसिपेट करते थे रोड्स में, बिल्डिंग ऑफ द रोड्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग्स में, है ना। तो लेबर्स थे एक तरह से वो। तो इनसे ही मतलब इनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी टैक्स को पे करने में। अब जो चर्च था, वो चर्च भी टैक्सेस लेता था, उसको हम लोग बोलते थे टाइथ्स। ठीक है, तो कुछ हम लोग स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन याद रखेंगे। इसको हम लोग टाइथ्स पढ़ेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे टेल्स, ठीक है, या टेज पढ़ेंगे, टेज। तो इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा इनका प्रोनाउंसिएशन। तो जो ये टाइथ्स होते थे, ये टैक्सेस होते थे जो पीजेंट से ही लिए जाते थे चर्च के द्वारा। 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो जितना वो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/10 उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद जो थर्ड स्टेट था, उसे एक तो डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, डायरेक्टली टू द स्टेट, जिसे हम लोग टेक्स कहते थे, और इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, एवरीडे आर्टिकल्स में होते थे, जैसे सॉल्ट का यूज़ वो लोग करते थे, टोबैको का यूज़ करते थे, तो उनमें भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, वो इनडायरेक्ट होता था। और कुछ टैक्स उन्हें डायरेक्टली स्टेट को देना पड़ता था। अब क्लर्जी होते कौन थे, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तो चर्च के सदस्य होते थे या उससे जुड़े होते थे, वो क्लर्जी में होते थे, और कुछ स्पेशल फंक्शंस वो परफॉर्म करते थे चर्च में। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे फ्रांस में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, है ना, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन जो प्रोडक्शन होता था वो डिमांड को मीट नहीं कर पाता था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो हम लोग आगे देखते हैं, डिमांड मोर देन द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड थी, तो इसके लिए क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ने लगे।
तो वहाँ का जो स्टेपल फूड था, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल खाते थे, वो था ब्रेड। तो प्राइस ऑफ ब्रेड क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगी और इट इंक्रीज रैपिडली, मतलब एक साथ बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, है ना। तो इन सब कारणों से जो प्राइस ऑफ ब्रेड थी वो रैपिडली बढ़ने लगी। अब जो ज़्यादातर वर्कर्स होते थे वो लेबरर्स होते थे वर्कशॉप में, ठीक है, और जो उनके ओनर थे वो उनको एक फिक्स्ड वेज देते थे। लेकिन जितना वेज उन्हें मिलता था वो मतलब महंगाई बढ़ गई थी, तो वो उस वेज से वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस, जो प्राइजेस बढ़ी उससे जो उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, तो जो गैप था पुअर और रिच के बीच वो वाइडेंड, मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगा। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, तो कभी भी अगर हेल स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान ओले बरसते थे या फिर ड्रॉट सूखा पड़ता था तो फसल और नहीं कल्टीवेट हो पाती थी, फसल और कम हो जाती थी। वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो अगर हार्वेस्ट या हेल के कारण प्रोडक्शन और कम हो गया तो उसके कारण और भी दिक्कत हो जाती थी। उसे कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, मतलब एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, मतलब जो बेसिक लाइवलीहुड थे, जैसे अनाज है ना, फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो बेसिक होते हैं हमारे, तो वो भी जब हम लोग नहीं मीट कर पाते हैं, मतलब नहीं हम लोग खा पाते हैं या फिर ख़रीद पाते हैं, ठीक है, इतना प्राइजेस राइज हो जाती है और कंडीशंस के कारण, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस थी वो क्या थी, फ्रीक्वेंटली फ्रांस में होने लगे थे ओल्ड रेजिम में, ठीक है, होते रहते थे ये सब सबसिस्टेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पर हमने समझा फ्रांस में चीज़ें कैसे कैसे हुई, ठीक है। तो जो इवेंट हुआ था 1789 का, ठीक है, वो हमने देखा, और क्या क्या सिचुएशंस थी लुईस 16 के बाद, और फिर जो सोसाइटी डिवाइड हुई थी, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में, उनमें कौन कौन थे और क्या क्या उनमें चीज़ें बनाई गई थी, टैक्सेस किसको देना था नहीं देना था। इसी तरह बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पर नोट्स बना के समझा है, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। आप कम से कम एनसीईआरटी तो ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। अगली क्लास नंबर 2 में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने हिस्ट्री क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे।